नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है। वो टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, यह आंदोलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। भारत के स्वतंत्रता की प्राप्ति में भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा के लिए भी यह बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और आज हम भारत छोड़ो आंदोलन और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, जितनी भी, चाहे वो बड़ी बातें हैं या छोटी बातें हैं, एक एक वह सभी बिंदु जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और निश्चित रूप से पूरे सेशन के बाद ऐसा कुछ नहीं बचेगा जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाएं और आप सही उत्तर ना लगा पाए। ठीक है, तो इसलिए आज के इस सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे वो आज के इस सेशन से बाहर नहीं होंगे। दोस्तों, यह प्रतीकात्मक तस्वीर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह भारत छोड़ो आंदोलन को संदर्भित करता है। ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। शुरू तो किया गया था यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। ठीक है ना। लेकिन यह भारत का जितना भी गांधी जी के द्वारा चलाए गए जितने भी गांधीवादी आंदोलन थे, उसमें यह आंदोलन जो था वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो साबित हुआ था, अत्यंत ही निर्णायक रहा था दोस्तों। तो इसलिए इसकी एक एक बात को जो है, एक एक तथ्यों को बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक व्यापक आंदोलन के रूप में इसे शुरू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया हुआ है, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में हमने चर्चा किया है, उसके बाद क्रिप्स मिशन के संदर्भ में चर्चा किया हुआ है। ठीक है ना। तो अंग्रेज इस समय जो है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, हमने क्रिप्स मिशन के बारे में भी बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है पहले। ठीक है ना। जैसा कि पहले भी हमने चर्चा किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह 1939 ईस्वी से प्रारंभ हो चुका था दोस्तों। ठीक है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद अंग्रेजों को भारतीय संसाधन की, भारतीय सहयोग की आवश्यकता पड़ी थी। इसलिए अंग्रेजों ने जो है अगस्त प्रस्ताव लाया। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था, पेश किया गया था। उसके बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। लेकिन क्रिप्स मिशन के भी प्रस्ताव ऐसे थे और अगस्त प्रस्ताव में भी ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए थे जो भारतीय जनमानस को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं थे। तो इसलिए वो असफल हो गए। ठीक है ना। क्रिप्स मिशन भी असफल हो गए। उसके बाद 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले इससे संबंधी जो प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, यह 14 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्धा में जो है इसकी मीटिंग कार्य समिति की हुई थी। वहीं पे इसके प्रारंभिक मसौदे पे जो है चर्चा हुई थी। ठीक है ना। और इसके बाद 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में इसे अंतिम रूप से औपचारिक मंजूरी दे दी थी, जहाँ पे महात्मा गांधी के हाथ में नेतृत्व सौंप दिया गया और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत करी मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से। और वहीं पे महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था दोस्तों। ठीक है ना। तो यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। ठीक है ना। स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। भूमिगत गतिविधियों के द्वारा जो है आंदोलन किया जा रहा था। तो इसके हर एक पक्ष को, हर एक पहलू को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। कई जगह तो ऐसे हालात हो गए कि अंग्रेजी सरकार शून्य हो गई। तो ऐसे ऐसे जगहों पे जो है विभिन्न जगहों पे समानांतर सरकारों का भी गठन किया गया था। तो उन सब के बारे में हम आज जानने वाले हैं दोस्तों। ठीक है ना। यह आंदोलन, इसका प्रभाव ऐसा था भारत छोड़ो आंदोलन का दोस्तों, किसने स्वतंत्रता के प्रश्न को, कि अब तक हम क्या कह रहे थे, अब तक भारत में क्या हो रहा था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से जस्ट पहले तक, कि भारत कब आज़ाद होगा। नेहरू रिपोर्ट तक हम कहाँ पहुँचे थे, डोमिनियन स्टेटस की का दर्जा चाहिए। क्रिप्स मिशन ने हमें कहा कि ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय तक आते आते जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है भारतीय
इस बिंदु पे पहुंच गए कि भारत कब आज़ाद होगा। इससे पहले क्या था कि क्या भारत आज़ाद होगा, हमें संशय था। क्यों? क्योंकि एक बड़ी शक्ति के विरुद्ध जो है हम लड़ रहे थे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का ही इकबाल था, प्रभाव था कि अब जो है आंदोलन का जो प्रश्न बन गया वो क्या कि भारत कब आज़ाद होगा। भारत आज़ाद होगा ये तो निश्चित हो गया, लेकिन भारत कब आज़ाद होगा यह प्रश्न जो है वह केंद्र में आ गई दोस्तों। ठीक है ना। यह आंदोलन दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक और अंतिम जनसंघर्ष था। इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में कोई जन आंदोलन नहीं चलाया गया था। ये 1942 हम जितनी भी गांधीवादी आंदोलनों की बात कर रहे हैं, हमने चंपारण की बात की, हमने खेरा की बात की, ठीक है। उसके बाद बारदोली भी सरदार पटेल जी के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद हमने असहयोग आंदोलन की हमने बात 1920 में कर ही ली, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम सविनय अवज्ञा पे पहुँचे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह किया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की बारी आई और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है किसी बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब अंग्रेज उस मोड में आ चुके थे। उनको ये लग चुका था कि अब भारत में अधिक दिन तक हम बने नहीं रह सकते हैं, तो भारतीयों को सत्ता किस प्रकार से सौंपा जाए इस पे विचार विमर्श जो है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो क्रमिक रूप से शुरू हो गया था दोस्तों। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। यह अब जो है आपका मूल क्रक्स था, भारत छोड़ो आंदोलन का मूल क्रक्स था। ठीक है ना। तात्कालिक कारण क्या बना? तात्कालिक कारण बना क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन वाले क्लास में हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है कि क्रिप्स मिशन में क्या प्रावधान थे और क्रिप्स मिशन विफल क्यों हो गया। हमने सभी भारतीय राजनीतिक दलों की, संगठनों की, नेताओं की प्रतिक्रिया के सहित उसमें बहुत ही विस्तार से चर्चा किया हुआ है। आप हमारे पंकज सर के प्लेलिस्ट में बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इनसे पिछली क्लास को आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। क्रिप्स मिशन जो असफल हो गया था, तो क्रिप्स मिशन चूंकि जो वादे थे, क्रिप्स मिशन के जो प्रावधान थे वो क्या था? खोखला वादा था। ऐसा प्रावधान लेकर के आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स जिसको भारतीय नेता स्वीकार ही नहीं करते, भारतीय समुदाय स्वीकार ही नहीं करते। ठीक है ना। तो क्रिप्स मिशन की विफलता से जो है भारतीय अत्यंत रुष्ट हो गए। ठीक है। अब यह विश्वास हो गया था क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कि ब्रिटिश सरकार जो है वो स्वेच्छा से सत्ता सौंपने वाली नहीं है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम 1929 के लाहौर अधिवेशन में मांग रहे थे कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए और अंग्रेजी सरकार क्रिप्स मिशन के द्वारा हमें कह रही थी कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे। ठीक है ना। तो भारतीयों को यह लग गया कि जितनी ही सहानुभूति जो है फासीवाद विरोधी शक्तियों से हमारी है, उतनी ही अंग्रेजों से। हम कभी नहीं चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में फासीवादी नाजीवादी शक्ति जीते और अंग्रेज हारे। महात्मा गांधी की रणनीति, इसलिए महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था 1940 में। ठीक है ना। लेकिन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जनता को फासीवादी विरोधी शक्तियों से पूरी सहानुभूति थी, लेकिन राज्य की, देश की जो राजनीति थी वह अब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। इसके साथ ही युद्ध का संकट जो था, द्वितीय विश्व युद्ध हो तो रहा था, दुनिया में कई देश उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पे भी महंगाई के रूप में था, वस्तुओं के आपूर्ति में कमी के रूप में जो है वो दिख रहा था, खाद्यान्न संकट में दिख रहा था, खाद्यान्नों की आपूर्ति में दिख रहा था। तो इससे क्या था? परेशानी किसको होती है? आम लोगों को ही तो होती है। तो ये युद्धकालीन जो संकट हुआ था और उस समय जो आर्थिक परिस्थितियां, कठिनाइयां जो पैदा हुई थी, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन को जो है बल प्रदान किया। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान शामिल हो गया था तो जापानी फौजें भारत की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि वो तो इंग्लैंड के, ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रही थी, और अगर ब्रिटेन की सत्ता भारत में है तो फिर जापान भारत की तरफ जो है आक्रामक तरीके से, तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। ठीक है। क्योंकि उसका युद्ध जो है वो ब्रिटेन के विरुद्ध है। तो इसलिए भी महात्मा गांधी बहुत साकंच हो गए थे। ठीक है ना। महात्मा गांधी ये सोच रहे थे कि भाई कैसे भी करके अंग्रेज भारत को छोड़ो, अगर तुम भारत को शीघ्रातिशीघ्र नहीं छोड़ोगे तो जापानी आक्रमण का मुख्य केंद्र जो है वह भारत बन जाएगा।
ठीक है ना। तो यह भी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक साबित हुआ दोस्तों। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जो अपनी लंबी दीर्घकालिक जो उनकी रणनीति थी, जो लंबे समय से जिसको फॉलो करते आ रहे थे और जिस पे चलते आ रहे थे, उसमें बदलाव इस समय देखने को मिला, ठीक है ना। महात्मा गांधी के संघर्ष विराम संघर्ष वाली रणनीति जो थी, उससे बाहर आकर के जो है महात्मा गांधी स्वयं भी और कांग्रेस भी अब एक अंतिम निर्णायक और आर पार की लड़ाई करने के मूड में आ गए थे दोस्तों, ठीक है ना। इस समय अप्रैल अगस्त 1942 ईस्वी के आसपास जो है देश के भीतर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। 1930 ईस्वी में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और अभी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, 1942 ईस्वी में हुआ है। तो चूंकि यह गैप जो है दोस्तों, यह लगभग 12 वर्षों का गैप है, लगभग 10-12 वर्षों का गैप है, ठीक है ना। तो भारत के जो लोग थे, जो आम लोग थे, उनके अंदर भी खींच बहुत बढ़ी गई थी, वो भी बहुत गुस्से में थे दोस्तों। यह भी भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने का जो है कारण बना था। अब हम आंदोलन के एक एक तथ्यों पे बात करते हैं कि यह प्रारंभ हुआ तो किन किन चरणों से गुजरा, उन सब की बात हम बारीकी से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्धा प्रस्ताव की दोस्तों, ठीक है। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, ठीक है ना। कब हुई, यहीं से सवाल पूछे जाएंगे, इसे ध्यान रखेंगे। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस के कार्य समिति का जो है बैठक हुआ, ठीक है ना। और यहीं पे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ था पहली बार, ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे, आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में 14 जुलाई 1942 को पहली बार पारित किया गया था, ठीक है ना। और इसका जो मसौदा बनाया गया था, वो प्रारंभिक मसौदा महात्मा गांधी ने स्वयं बनाया था, और बाद में जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ये क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार एक बार में जो है सबसे लंबे अवधि तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। द्वितीय विश्व युद्ध कारण ये 1940 से 1946 ईस्वी तक जो है, 1940 से 1946 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये लगातार अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सलाह दिया कुछ उस प्रस्ताव में संशोधन के संबंध में। तो फिर महात्मा गांधी ने जो मसौदा तैयार किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, उसमें कुछ संशोधन भी किए गए, ठीक है। और इसी समय 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया था, कहाँ पे, प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, यहाँ पे क्या हुआ था, 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो रहा था, तो उस समय जो है तिलक जी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है। कब, अगस्त 1920 ईस्वी में, ठीक है। तो तिलक दिवस मनाया गया कब, 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में, ठीक है, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बारी आती है बम्बई की। बम्बई में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को दोस्तों एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी, ठीक है ना। यह बैठक बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसे वर्तमान में हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं, तो यहीं पर कांग्रेस की बैठक हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। कहाँ पे हुई थी, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है मुख्य रूप से औपचारिक मंजूरी मिल गई। वर्धा से हम चले थे भारत छोड़ो के प्रस्ताव को लेकर के, पारित करके, और ग्वालियर टैंक मैदान में जो 8 अगस्त को कांग्रेस की बैठक हुई थी, यहाँ पे जो है अगस्त क्रांति मैदान में जो है, ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी मिल गई, और महात्मा गांधी को जो है एक अहिंसक जनसंघर्ष चलाने का जो है जिम्मेदारी दे दिया गया। महात्मा गांधी ने एक अहिंसक जो है जनसंघर्ष चलाने का फैसला भी लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे भारत छोड़ो का जो यह प्रस्ताव था, ऐतिहासिक प्रस्ताव, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बम्बई ग्वालियर टैंक वाले अधिवेशन में जो है, बैठक में जो है पेश किया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल
पूछा जाता है, ठीक है ना, कि ग्वालियर टैंक मैदान में जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस बड़े नेता ने पेश किया था? आपसे ऐसे ही सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव ग्वालियर टैंक मैदान वाले अधिवेशन में बम्बई में पेश किया था, और इसका समर्थन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रस्ताव में घोषणा क्या किया गया था, सवाल बनता है ना। तो देखिए, एक एक बारीकियों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, इससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसलिए टॉपिक को बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करना है दोस्तों, ठीक है। इस प्रस्ताव में जो है यह घोषित किया गया था कि ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है बहुत आवश्यक हो गई है। यह भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था उसमें यही चीज़ लिखा हुआ था कि अंग्रेजी शासन की तत्काल समाप्ति होना चाहिए भारत से, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात कि काकोरी कांड से कैसे जुड़ाव है। काकोरी कांड पे हमने एक पूरी क्लास ली हुई है, आप पंकज सर के नाम से उत्कर्ष बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे जो मेरे नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। बड़े डिटेल्स हमने काकोरी कांड पे चर्चा किया है। तो काकोरी कांड जो हुआ था, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं, इस काकोरी कांड को अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो है इस नाम में बदलाव किया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो यह काकोरी ट्रेन एक्शन जो है दोस्तों, यह कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो इसके ठीक 17 साल के बाद जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के आह्वान पे पूरे देश में एक साथ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। और क्योंकि यह आंदोलन अगस्त महीने में हुआ था, तो इसलिए इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इस अगस्त क्रांति का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? उद्देश्य की तो हमने प्रस्ताव में जो बातें थी वो तो कर ली, लेकिन इसका जो मुख्य लक्ष्य था वह यह था कि किसी भी हाल में भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को जो है खत्म कर देना है, ठीक है ना, निस्नाबूद उखाड़ देना है ब्रिटिश सत्ता को भारत से, यह उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने 8 अगस्त को जो ग्वालियर टैंक मैदान में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, उसमें महात्मा गांधी ने अपना महत्वपूर्ण संबोधन दिया था, ठीक है। इस संबोधन के बारे में परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने क्या संबोधन दिया था? महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं अगर हो सके तो तत्काल, मतलब अभी तुरंत, ठीक है, या इसी रात या सुबह से प्रभात से पहले स्वाधीनता चाहता हूँ। मतलब तुरंत चाहिए या रात में चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में सुबह से पहले जो है देश आज़ाद होना चाहिए, मैं स्वाधीनता चाहता हूँ। आज दुनिया में क्या है, झूठ का और मक्कारी का बोलबाला है, मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी चीज़ से हम डोमिनियन स्टेटस जैसी बातें जो अंग्रेजों के द्वारा लगातार की जा रही थी, तो महात्मा गांधी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा था कि अब हम पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी चीज़ पे जो है संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। और तभी महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, इसे आप अपने दिलों में संजो करके रखिए और हर एक सांस के साथ जो है इस मंत्र का जाप करते रहिए। वो मंत्र क्या है? करो या मरो, डू और डाई, ठीक है ना। करो या मरो, डू और डाई, यही महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था दोस्तों। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर अपनी पराधीनता को जो है देखते रहने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। यही मूल मंत्र महात्मा गांधी ने इस 8 अगस्त वाले अपने संबोधन में दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अब अंग्रेजों को तो भनक लग गई थी। अब उसने क्या किया, उसको पता था कि भारत में बड़ा आंदोलन का जो है बिगुल बज उठा है, रणभेरी महात्मा गांधी के द्वारा बजा दी गई है, तो अब पूरे देश में व्यापक स्तर पे आंदोलन स्टार्ट हो गया है। तो उसी रात को ऑपरेशन जीरो आवर चला करके, ऑपरेशन जीरो आवर, यह भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है?
अगस्त क्रांति से है या भारत छोड़ो आंदोलन से है। अगर ऑपरेशन 0 आवर चला करके जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम पीढ़ी के जो सबसे बड़े नेता थे उन सबको दोस्तों क्या किया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया रात में ही। ठीक है, रातों रात 8 अगस्त को इधर घोषणा हुआ और उसी रात को जो है जितने भी कांग्रेसी नेता थे, बड़े नेता थे, प्रथम पीढ़ी के नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को जो है अवैध घोषित कर दिया गया दोस्तों। ठीक है ना, यह अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया पहला बड़ा कदम था। इसके बाद नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करके सबको भिन्न भिन्न जगहों पे जो है अलग अलग शहरों में कैद करके रखा गया, नज़रबंद करके रखा गया, जिसमें महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के निजी सचिव थे महादेव देसाई, इनको पुणे के आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया था। यहाँ से सीधे सीधे परीक्षा में दोस्तों सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। आगा खां पैलेस कहाँ पे है? पुणे में है। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और उनके निजी सचिव महादेव देसाई को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और दुखद बात ये हुई इस समय कि इसी समय जो है जब जेल में ये तीनों ही लोग थे एक साथ, तो यहीं पे महादेव देसाई का जो है निधन हो गया था दोस्तों। ठीक है, परीक्षा में आपसे यह पूछा जा सकता है। फिर कालांतर में सरोजिनी नायडू को भी जो है इसी जेल में ला करके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है ना, बांकीपुर जेल यह पटना में है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नज़रबंद करके रखा गया था। राजेंद्र बाबू के बाद जो है जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला जैसे नेताओं को हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद करके रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? हजारीबाग सेंट्रल जेल में। किनको? जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा और योगेंद्र शुक्ला को। ठीक है, इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो यहीं से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इसी हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जो है दीवाल फांद के भाग आए थे, और जब भाग आए थे वो दीपावली की रात थी दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला को किस जेल में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। और इसी जेल की दीवार को फांद के जयप्रकाश नारायण वहाँ से भाग निकले थे और भूमिगत होकर के भारत छोड़ो आंदोलन को अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों। अहमदनगर के किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैद करके रखा गया था। उनके समय तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद, जो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, इनके साथ ही गोविंद वल्लभ पंत को, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष को, आसफ अली को, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को, डॉक्टर सैयद अहमद और आचार्य कृपलानी को जो है यहीं पे अहमदनगर के किले में कैद करके रखा गया था दोस्तों। और यहाँ से परीक्षा में सवाल बनता है, ये तो पूछा ही जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को, कलाम जी को, अबुल कलाम आज़ाद जी को, गोविंद वल्लभ पंत जी को, प्रफुल्ल चंद्र घोष जी को, आसफ अली को, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को, डॉक्टर सैयद अहमद को, आचार्य कृपलानी को कहाँ पे नज़रबंद करके रखा गया था, कैद करके रखा गया था? तो अहमदनगर के किले में कैद करके रखा गया था। और इसी दौरान जो है अहमदनगर के किले में जब नज़रबंदी के दौरान थे जवाहरलाल नेहरू, तो इसी दौरान इन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना की थी, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। उसका नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। कहाँ पे? अपने नज़रबंदी के दौरान, जब वो अहमदनगर किले में कैद थे दोस्तों। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। यह आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन, यह चूँकि अब नेतृत्व जितने भी पहली पीढ़ी के नेता थे, बड़े नेता थे, जिनके नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ना था, उन सबको तो ऑपरेशन 0 आवर चला करके कैद कर लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है ना, तो अब यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। अब जब नेतृत्व विहीन हो गया तो अब न कोई कार्य योजना है, न कोई रणनीति है, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो है चलने लगा। स्वतः स्फूर्त, बिना बड़े नेता के, बिना नेतृत्व के ही यह आंदोलन चलने लगा था। ठीक है ना, और 1919 या 30 ईस्वी का आंदोलन की भांति इस आंदोलन के कार्यक्रम की कोई निश्चित योजना नहीं थी। जैसे सविनय अवज्ञा में कोई एक निश्चित योजना थी, असहयोग आंदोलन में एक निश्चित योजना थी,
चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी ने किया तो रणनीति के तहत काम किया था, आंदोलन चलाया था। तो अब जो है चूँकि सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए यह आंदोलन जो है नेतृत्वविहीन होकर के स्वतः स्फूर्त रूप से जो है चलने लगा था। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे, यह जो है विशेषता रही इस आंदोलन की। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा प्रसारित एक 12 सूत्री पुस्तिका थी, एक 12 सूत्री कार्यक्रम का जो है एक छोटा सा पुस्तक जारी किया गया था, एक पुस्तिका। ठीक है, इसको 11 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। इस 12 सूत्री कार्यक्रम की जो रणनीति थी, इसमें शांतिपूर्ण हड़ताल, सार्वजनिक सभा, नमक बनाना, भूमि कर न देना जैसे प्रमुख बिंदु शामिल किया गया था। लेकिन इसे अंग्रेज सरकार ने 11 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या कर लिया, जब्त कर लिया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, चूंकि इसके जो नेता थे वो अधिकांश नेता द्वितीय पीढ़ी के थे। ठीक है, तो भूमिगत रह करके जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। कैसे, भूमिगत रह के, क्योंकि बाहर रहते तो अंग्रेज पकड़ के इनको भी नज़रबंद कर देता ना, तो इसलिए भूमिगत होकर के जो है काम करते थे। ठीक है, इसमें सबसे प्रमुख नाम की अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख सबसे बड़ा नाम है जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है ना, राम मनोहर लोहिया जी का, ये सबसे बड़े नामों में शामिल थे। जिसमें जयप्रकाश नारायण जो थे ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से दीवार फांद करके आए थे। दीपावली की रात थी, दीवार फांद करके वो वहाँ से भाग आए। ठीक है, तो जो प्रमुख नेता थे जो भूमिगत होकर के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, उनमें अगर प्रमुख नामों की बात करें तो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, रमानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन, SM जोशी और अरुणा आसफ अली जैसे प्रमुख नेता थे। ठीक है ना, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली जैसे प्रमुख नेता, SM जोशी जैसे प्रमुख नेता जो है ये क्या करते थे, भूमिगत होकर के जो है आंदोलन को संचालित कर रहे थे। ठीक है, कांग्रेस कार्यकारिणी की अधिकारी थी सुचेता कृपलानी और सादिक अली, इन्होंने भी इसी प्रकार से भूमिगत तरीके से आंदोलन को जो है अपना प्रबल समर्थन दिया और काम किया। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आज़ाद दस्ता की। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, जब दीपावली की रात हमने कहा ना कि हजारीबाग सेंट्रल जेल से दीवार फांद के आए थे नारायण जयप्रकाश नारायण जी, तो 9 नवंबर 1942 ईस्वी को, उस वर्ष 1942 ईस्वी में जो 9 नवंबर की रात्रि थी वह दीपावली की रात्रि थी। दीपावली का प्रमुख त्यौहार जो है, प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जा रहा था। ठीक है ना, कब, 9 नवंबर को, 9 नवंबर 1942 को। तो इसी समय दीवार फांद के भाग गए थे कौन, जयप्रकाश नारायण थे, रामनंदन मिश्रा थे, योगेंद्र शुक्ला थे, सूरज नारायण सिंह थे, शालिग्राम सिंह थे, गुलाबी सोनार थे। ये सभी हजारीबाग जेल की दीवार फांद के फरार हुए थे। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, ये ऐसे प्रमुख नाम हैं दोस्तों जो हजारीबाग जेल की दीवार को फांद करके फरार हुए थे। ठीक है ना, इसके बाद जयप्रकाश जी, जिन्हें हम JP के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से निकल के चले गए कहाँ, नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित एक बकरी का टापू नामक स्थान पर पहुँच गए। ठीक है, और वहीं पे उन्होंने गुप्त रूप से जो है आज़ाद दस्ता की स्थापना की। ठीक है ना, आज़ाद दस्ता मतलब स्वतंत्रता ब्रिगेड। ठीक है, तो आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की, आज़ाद दस्ता की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा कब हुई, 1942 ईस्वी में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की हुई, कहाँ पे हुई, नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई, जहाँ पे बकरी का टापू नाम का एक स्थान था। यहीं पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता का गठन किया गया, स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शासन को बाधित करना, गुरिल्ला युद्ध करना, छापामार युद्ध के जरिए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करना और उसी तरह से अंग्रेजों को परेशान करना, और जितना भी ब्रिटिश सरकारी तंत्र था उसको चैनल को, उसके सारे चैनल को ख़त्म करना, तबाह करना, पंगु बनाना, यह जो है उद्देश्य था इनका। ठीक है ना, आज़ाद दस्ता के गठन का। तो इसके प्रमुख कार्यप्रणाली में छापामार युद्ध जो है वो यह प्रमुख रूप से शामिल था, और अंग्रेजी संपत्तियां जो थी उसका नुकसान पहुंचाना जो है प्रमुख रूप से शामिल था इसके प्रमुख कार्यों में। ठीक है ना, अंग्रेजों की जो संचार व्यवस्था थी, जैसे रेल पटरी को उखाड़ देगा
तो ट्रेन कैसे चलेगा? तो जब ट्रेन नहीं चलेगा, हम ये बात कर रहे हैं 1942 ईस्वी की, तो ट्रेन नहीं चलेगा तो अंग्रेज सिपाही तेजी से कैसे पहुंचेगा एक जगह से दूसरे जगह? तो इसलिए क्या किया, ट्रेन का पटरी उखाड़ दिया, जो टेलीफोन का तार था उसको, टेलीफोन लाइन को काट दिया, जितना सरकारी कार्यालय था उसमें अधिकांश पे कब्जा करने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भूमिगत रूप से जो है आश्रय भी प्रदान करते थे ये आज़ाद दस्ता के संगठन के तहत, जयप्रकाश के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे ये, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो प्रमुख कार्यों में रेल की पटरियों को उखाड़ना, संचार लाइनों को काटना, ये सब प्रमुख रूप से शामिल था दोस्तों, ठीक है। दस्ते से जो जुड़े हुए युवा होते थे उन युवाओं को छापामार युद्ध का जो है प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है ना। हथियारों को कैसे ठीक से चलाया जाए उसका प्रशिक्षण दिया जाता था, और योजनाबद्ध तोड़फोड़ की रणनीति का भी प्रशिक्षण दिया जाता था दोस्तों इस आज़ाद दस्ता के द्वारा, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी क्या है, छापामार गुरिल्ला युद्ध जो है यह केंद्र में है, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली थी आज़ाद दस्ता के लोगों की, ठीक है। इससे जुड़े अगर हम प्रमुख नेताओं की बात करें तो जयप्रकाश नारायण तो स्थापना ही किया था, इनके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, सरदार नित्यानंद सिंह जो है ये प्रशिक्षण देने का काम करते थे। ये सरदार नित्यानंद सिंह लोगों को प्रशिक्षण देते थे, ठीक है ना, गुरिल्ला युद्ध का। सूरज नारायण सिंह जो थे यह बिहार के प्रमुख प्रांतीय प्रमुख थे, सूरज नारायण सिंह, ठीक है ना। बाद में ये शहीद हो गए थे, तो इनका भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये सभी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे जो आज़ाद दस्ता के बैनर तले जो है काम कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। इस दल में जयप्रकाश नारायण के अलावा जो हमने महत्वपूर्ण नामों की बात की है उनमें सूरज नारायण सिंह की बात कर ली, राम वृक्ष बेनीपुरी की बात कर ली, तो ये सब लोग भूमिगत रह के ही और उसी लोकेशन पे मुख्य रूप से सब एकत्रित होते थे, चर्चा करते थे, रणनीति बनाते थे छापा या मार युद्ध की, या कहाँ पे रेल पटरी उखाड़ना है, कहाँ पे संचार लाइन काटना है टेलीफोन का, कहाँ पे किस सरकारी इमारत पे हमला करना है, उस पर कब्जा करना है। इस सब तरह की रणनीति जो है वहीं नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में जो है चलाई जा रही थी। इसी समय क्या हुआ कि नेपाल सरकार को पता चल गया और उसने जयप्रकाश जी को और राम मनोहर लोहिया जी को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में बंद कर दिया, ठीक है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेपाल सरकार को जब पता चल गया कि ये लोग यहाँ से रह के अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो इन दोनों प्रमुख नेता को जो है जेपी जी को, जयप्रकाश जी को और राम मनोहर लोहिया को गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों जो भूमिगत संगठनें काम कर रही थी, भूमिगत रूप से जो लोग काम कर रहे थे, तो उसी समय गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन भी किया जाता था उषा मेहता और बाबू भाई प्रसाद के द्वारा दोस्तों, ठीक है ना। उषा मेहता और बाबू भाई प्रसाद के जो द्वारा बम्बई में एक गुप्त रेडियो स्टेशन का निर्माण किया गया था, और इस पर जो पहला प्रसारण हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, वह 14 अगस्त 1942 ईस्वी को इस गुप्त कांग्रेस रेडियो पे पहली बार प्रसारण हुआ था, और इसे वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। इस पहले प्रसारण को किस नाम से जाना जाता है? इस पहले प्रसारण को वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। और इस गुप्त कांग्रेस रेडियो से दोस्तों राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से जो है वह संदेश प्रसारित करते थे, उस पर बोलते थे नियमित रूप से। कौन बोलते थे? राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना। हालांकि बाद में नवंबर 1942 तक आते आते, ये हमने अगस्त में शुरुआत हुआ था पहला संबोधन वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से जिसे जानते हैं, और नवंबर 1942 में अंग्रेजों को पता चल गया, पुलिस को पता चल गया, तो उन्होंने जो है इनका रेडियो सिस्टम जो है उसको पकड़ के जो है ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगस्त क्रांति की नायिका और ना आसफ अली के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। 9 अगस्त को जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति देने वाली यह नायिका थी अरुणा आसफ अली, ठीक है ना। ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने तिरंगा फहराया था दोस्तों, और पूरे आंदोलन के दौरान भूमिगत रह के जो है इन्होंने अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था, और इनको 1942 में आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है किसे? और ना आसफ अली को, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कुछ अन्य संगठनों की भी बात कर लेते हैं जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को जो है गति दिया था,
ऐसे कुछ नेता, कुछ संगठन की बात कर लेते हैं। तो उसमें जो प्रमुख था वो था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने जो है इस आंदोलन को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को गति प्रदान की, ठीक है। गुजरात में छोटे भाई पुरानी और वी.के. मजूमदार ने अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यूनाइटेड प्रोविंस की, तो यहाँ पे रामलोचन तिवारी, झारखंड राय, संपूर्णानंद, के.डी. मालवीय, नंद किशोर वशिष्ठ जैसे लोग प्रमुखता से अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इसके साथ ही नाना पाटिल और अच्युत पटवर्धन ने जो है महाराष्ट्र में अपना नेतृत्व इस आंदोलन के दौरान प्रदान किया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। नवयुवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था दोस्तों, ठीक है ना। देश के स्कूलों के, कॉलेजों के लगभग सभी छात्रों ने इसमें भाग लिया था। गांव गांव, बच्चा बच्चा, जिधर देखो सब भारत छोड़ो आंदोलन, भारत माता की जय, ए अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, बस यही चल रहा था, ठीक है ना। सारे स्कूल कॉलेज के एक एक बच्चे जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए थे। जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज थे, जैसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें, पटना विश्वविद्यालय की बात करें, काशी विद्यापीठ की बात करें, दक्षिण भारत में चलें तो अन्नामलाई विश्वविद्यालय की बात करें, तो यहाँ के छात्रों ने जो है इसमें अपनी प्रमुख भूमिका जो है दोस्तों निभाई थी। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस आंदोलन के प्रसार की, क्योंकि चरण, अब पहले चरण में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया। सबसे पहले ऑपरेशन जीरो आवर चला के सब बड़े नेता को कैद कर लिया, नज़रबंद कर दिया। इसके बाद आंदोलन तो स्वतः स्फूर्त हो गई थी, नेतृत्व विहीन हो गई थी, योजना विहीन हो गई थी। सब बस एक ही बात जानता था, नारा था करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो, दूसरा कोई बात ही नहीं, भारत छोड़ना ही पड़ेगा, इससे नीचे कोई बात नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, बस यही एक बात थी, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगर हम चरणबद्ध तरीके से अगर देखें, फेज वाइज अगर समझने का प्रयास करें, तो देखते हैं कि जो पहली अवस्था थी यह 9 से 11 अगस्त को मानते हैं, जब आंदोलन शुरू हुआ था। इस समय जो था इसका केंद्र कहाँ था, शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, ठीक है। नगरों और कस्बों में जो है हड़ताल प्रदर्शन, मिल मजदूरों की हड़ताल आदि हुई थी। अहमदाबाद में तो अहमदाबाद मिल मजदूरों 3 महीने तक हड़ताल की थी दोस्तों, ठीक है ना। इसे अहमदाबाद को जो है भारत का स्टालिनग्राद भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो मजदूर रेडिकल डेमोक्रेटिक के प्रभाव में थे दोस्तों, ठीक है ना। एमएन राय के समर्थक थे ये लोग, ये जो मजदूर थे यहाँ पे, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, इसे ध्यान रखना है, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। ये साम्यवादियों के प्रभाव में थे, ठीक है। और यह अलग हो गए भारत छोड़ो आंदोलन से। जो मजदूरों का वर्ग था वो 2 धड़ों में बट गया था। जो साम्यवादी प्रभाव वाले लोग थे वो भारत छोड़ो आंदोलन में एक्टिव नहीं थे और बाकी लोग भारत छोड़ो आंदोलन में एक्टिव रहे थे, ठीक है ना। सरकार ने क्या किया था कि रेलवे के जो मजदूर थे वो आंदोलन में शामिल नहीं हो, इसलिए उनका जो है महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, ठीक है। और उस महंगाई भत्ता बढ़ाने से उसका जहाँ खर्चा 2 लाख होता था वहाँ 5 लाख होने लगा, ठीक है। तो अंग्रेज किसी भी हाल में जो है इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाह रही थी, ठीक है। दूसरी अवस्था की अगर बात करें तो यह आंदोलन अब शहरों से बड़े बड़े कस्बों नगरों से निकल करके है दोस्तों गांव-गांव तक पहुंच गया, ठीक है ना। इन गाँवों में जन आक्रोश अत्यंत तीव्र था। संचार व्यवस्था, रेलवे लाइनों को तो गाँव-गाँव में ध्वस्त कर दिया गया था, ठीक है ना। अभी भी हमारे गाँव में कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कुछ लोग अभी भी जीवित हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिन्होंने रेल लाइनें काटी थी, रेलवे पटरी उखाड़ी थी दोस्तों, ठीक है ना। मतलब यह आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच गया था। 11 अगस्त 1942 की अगर बात करें तो यह दमन चक्र जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए, तो लगभग अगर अनाधिकारिक स्रोतों की अगर बात करें तो लगभग 13 राउंड जो है गोलियाँ चलाई गई थी। पटना में सचिवालय गोलीकांड भी हुआ था। कब? 11 अगस्त को। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त को जो है पटना में हुआ था, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। इसमें जो बिहार के 7 छात्र जो है वह शहीद हो गए थे। वे सचिवालय भवन पर तिरंगा फहरा रहे थे, उसी समय पुलिस ने गोली चला दी जिसमें 7 छात्रों की जो है मृत्यु हो गई थी दोस्तों। यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तीसरी अवस्था जो थी वो 23 सितंबर 1942 से फरवरी 1943 के बीच की बात अगर हम करें, ये तीसरी अवस्था माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है ना।
इस दौरान जो है देश के कई हिस्सों में सशस्त्र भीड़ के द्वारा गुप्त बम धमाका किया गया, जगह जगह पे बम फोड़ दिया गया और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई। ठीक है, बम्बई और यूनाइटेड प्रोविंस में कई स्थानों पे जो है बम भी फेंके गए थे भारतीय आंदोलनकारियों के द्वारा दोस्तों, कई स्थानों पे बमबारी हुई थी दोस्तों। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। अब अगर हम चौथी अवस्था की बात करें तो यह चौथी अवस्था फरवरी 1943 से 9 मई 1944 ईस्वी के बीच के फेज को हम चौथी अवस्था के रूप में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ था कि दमन तो हो ही रहा था, लेकिन दमन के बावजूद भी जो प्रदर्शन था, जो जुलूस था, राष्ट्रीय नेताओं की जयंतियाँ थी वो मनाई जा रही थी, राष्ट्रीय सप्ताह मनाए जा रहे थे। ठीक है, इसी दौरान महात्मा गांधी की जो आगा खां पैलेस में तबीयत खराब हो गई, तो खराब स्वास्थ्य के कारण भी जो है उनको रिहा नहीं किया गया था इस समय तक। ठीक है ना, गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण भी रिहा इस समय तक नहीं किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, तो ये सब लगातार चल रहे थे, ये जो तरीके थे, जयंतियाँ, राष्ट्रीय सप्ताह, ये सब चीज़ गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 6 मई 1944 को रिहा नहीं कर दिया गया जब तक, तब तक ये चलाए गए और 6 मई 1944 को महात्मा गांधी को जो है, लेकिन बहाना क्या दिया गया कि खराब स्वास्थ्य है, इसलिए अब लगा कि अब बूढ़ा आदमी है, कहीं कुछ हो गया, अगर जेल के अंदर मान लो कुछ अनहोनी हो गई, कहीं मृत्यु हो गई, तो देश में संभालना लोगों को और भी मुश्किल हो जाएगा। तो यह सप्ताह, जयंतियाँ ये तब तक मनाई गई जब तक महात्मा गांधी को 6 मई 1944 ईस्वी को दोस्तों रिहा नहीं कर दिया गया था। अब एक बार बात कर लेते हैं कि कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ था कि आंदोलन शून्य हो गया, सरकार सुनी हो गई थी, तो आंदोलन चरम पे पहुंच गया था। तो नेताओं ने क्या किया, क्षेत्रीय स्तर पे कई समानांतर सरकारों का गठन किया, जिसमें प्रमुख नामों की अगर हम बात करें तो बलिया उत्तर प्रदेश में जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में देश की पहली समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। ठीक है, और इस समय जो है जो जिला कलेक्टर था उसका सब अधिकार इन्होंने छीन लिया था। तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी थी, देश की पहली समानांतर सरकार थी। फिर तामलुक में मिदनापुर बंगाल में जो है ताम्रलिप्त जातीय सरकार का गठन हुआ था, जहाँ पे मातंगनी हजारा ने अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था। और इसी समय झंडा फहराते समय मातंगनी हजारा की जो है गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी दोस्तों। इनकी सशस्त्र शाखा का नाम विद्युत वाहिनी है। ठीक है, विद्युत वाहिनी इनकी सशस्त्र शाखा का नाम था। ये जो ताम्लुक वाली समानांतर सरकार थी, इसे जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। और मातंगनी हजारा का नाम जो है इसी ताम्लुक वाली समानांतर सरकार से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इस सरकार ने जो है कई सामाजिक कार्य भी किए। जब चक्रवात आदि आए थे तो इस समानांतर सरकार ने जो है काफ़ी राहत कार्य आदि किए थे। सतारा में नाना पाटिल और वाई चौहान के नेतृत्व में प्रति सरकार, यह भी समानांतर सरकार ही थी, इसे प्रति सरकार के नाम से जानते हैं। इसका गठन हुआ था कहाँ पे, सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल और वाई चौहान के नेतृत्व में हुआ था। और यह देश की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। 1943 से 1945 लगभग 2 वर्षों तक यह समानांतर सरकार जो है वो चली थी दोस्तों। और इस समानांतर सरकार ने, सतारा वाली समानांतर सरकार ने न्यायदान मंडल, जिसे हम जनता की अदालत के रूप में समझ सकते हैं, की स्थापना की थी और शराबबंदी आदि लागू इन्होंने किया था। तलचर उड़ीसा में भी कुछ समय के लिए समानांतर सरकार का गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, हम अगर जन भागीदारी की बात करें तो गांधी जी के उपवास के दौरान जो उनका तबीयत खराब हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार के अरियल लुक के वजह से वायसराय की क्योंकि तबीयत खराब हो रहा था फिर भी उनको नहीं छोड़ रहा था जेल से। ठीक है, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद के 3 भारतीय सदस्य जो है उसके विरोध में इस्तीफा दे दिए थे। वो कौन थे 3 सदस्य, HP मोदी, NR सरकार और MS अन्य। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है छात्रों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, निम्न मध्यम वर्गों ने, मतलब ये समझिए कि कोई छूटा ही नहीं। गांव गांव, बच्चा बच्चा जो है वह भारत की आज़ादी के इस आंदोलन में जो है अपना योगदान दे रहा था दोस्तों। मुस्लिम समुदाय का रुख जो है, कुछ जगह तो समर्थन था, लेकिन मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जो मुसलमान भाई लोग थे उन्होंने इस आंदोलन को अपना सक्रिय समर्थन नहीं दिया था और मुस्लिम लीग ने जो है इसे
खतरनाक आंदोलन बताया था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन को क्या बताया था, खतरनाक आंदोलन बताया था। और गांधी जी 1943 ईस्वी में जेल में उपवास किए थे 21 दिनों का, ठीक है ना। और उनके द्वारा किया गया यह 21 दिनों का जो उपवास था, जिसके बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, यह ब्रिटिश शासकों के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर जो है एक नैतिक दबाव बनाया दोस्तों, ठीक है ना। और इसी ने जो है आंदोलन की लौ को फिर से प्रज्वलित कर दिया था, ठीक है। अब एक बार विभिन्न संगठनों की अगर हम बात कर लें, साम्यवादियों की अगर बात करें, तो जब जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया तो सोवियत संघ के मित्र देशों के साथ जो है शामिल हो गए ये लोग, ठीक है। इसके बाद भारतीय साम्यवादियों ने युद्ध को जनयुद्ध घोषित कर दिया और अगस्त के जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 वाला, इसका जो कांग्रेस का प्रस्ताव था, इसको साम्यवादियों ने इसका विरोध किया दोस्तों, ठीक है। यह साम्यवादी की बात कर दी। मुस्लिम लीग की बात हमने अभी की है कि जो मुस्लिम लीग था उसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में नियंत्रित हो रहा था, चल रहा था, तो उसने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में अंग्रेजों को कहा कि वह बांटो और छोड़ो, ठीक है। और ये आंदोलन से पूरी तरीके से जो है मुस्लिम लोग के लोग जो थे यह अलग रहे थे, और इन्होंने एक अलग नारा दे दिया कि बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट, ठीक है। कब, दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में यह नारा जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। अगर हम हिंदू महासभा की अगर बात कर लें, ठीक है, तो हिंदू महासभा में उस समय बी.डी. सावरकर जो है यह नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने आंदोलन का आधिकारिक बहिष्कार किया और अपने अनुयायियों को जो है स्थानीय आंदोलन में जो है भाग नहीं लेने का निर्देश दे दिया था, ठीक है ना। स्थानीय जो जहाँ पे था, अगर हिंदू था तो स्थानीय निकाय में अगर मान लो नौकरी कर रहा था, सेना में नौकरी कर रहा था, ठीक है, तो उसको कहा गया कि भाई तुमको आंदोलन में शामिल नहीं होना है, तुम अपना नौकरी करते रहो। और आधिकारिक बहिष्कार इस आंदोलन का किया गया था हिंदू महासभा के द्वारा, इसे ध्यान रखेंगे। उदारवादी लोग जो थे, उदारवादी नेता थे, उसमें तेज बहादुर सप्र और हृदयनाथ कुंजरू जो थे उस समय के महत्वपूर्ण नेता थे। तो इन्होंने जो है इस जन आंदोलन का विरोध किया था। किसने? तेज बहादुर सप्रू ने और हृदयनाथ कुंजरू ने। हालांकि तेज बहादुर सप्रू ये बहुत बड़े नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन के, लेकिन ये उदारवादी विचारों वाले नेता थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था दोस्तों, ठीक है। अगर हम अम्बेडकर जी की बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो इन्होंने इस आंदोलन को अनुत्तरदायी और कमज़ोर तैयारी वाला बताया था। वे इस समय वायसराय की रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य थे और वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वायसराय की रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य जो है ये बने ही रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं कि 1942 के आंदोलन के दौरान जो इनका समर्थन था या नहीं था। तो इन्होंने कमज़ोर तैयारी वाला आंदोलन बताया और वायसराय की रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य बने रहे, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। इसका मतलब यही निकल के आता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग थे उसमें फ्रैंक एंथोनी नाम के व्यक्ति ने जो है इसका विरोध किया था। फ्रैंक एंथोनी के नेतृत्व में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों ने जो है इसका विरोध किया था दोस्तों। अगर सिख संप्रदाय की बात करें तो सिख संप्रदाय की भी भूमिका वही थी, जैसी हिंदू महासभा की सोच थी वैसा ही सिख संप्रदाय के लोग भी सोच रहे थे। पारसियों ने जो है इस आंदोलन को अपना व्यापक जन समर्थन दिया था दोस्तों। अगर हम अभिजात वर्ग की बात करें, जो समाज में उच्च वर्ग के लोग थे, उपाधि प्राप्त वर्ग के लोग थे, उन्होंने सरकार का साथ दिया, वो पुलिस और नौकरशाही राजभक्त बने रहे, ठीक है ना। और इसी दौरान डॉक्टर अम्बा प्रसाद ने जो है इसे भारत छोड़ो आंदोलन को विद्यार्थी किसान मध्यम वर्गीय विद्रोह नाम से संबोधित किया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। हिंदू महासभा के संदर्भ में अगर बात करें तो हिंदू महासभा का गठन जो हुआ था हरिद्वार के कुंभ मेले के अवसर पे अप्रैल 1915 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। हालांकि 1915 में जो हरिद्वार में हुए इस सम्मेलन का, जो हिंदू महासभा का पहला सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मनीन्द्र चंद्र नंदी ने। ये कासिम बाजार के महाराजा थे, ठीक है, क्या थे? कासिम बाजार के महाराजा थे। इन्होंने 1915 में हरिद्वार में हुए हिंदू महासभा के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1915 में ही हिंदू महासभा
का गठन हुआ और देशव्यापी हिंदू महासभा का विस्तार हुआ, ऐसा नहीं है। 1909-1910 के आसपास पंजाब में भी पंजाब हिंदू महासभा जैसे प्रांतीय संगठन अस्तित्व में आ चुके थे, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। मतलब यह नहीं था कि ये हिंदू महासभा पहली बार ही हिंदू इस बैनर तले जो है वो संगठित हो रहे थे। 1909-10 के आसपास भी पंजाब में इस तरह के संगठनों का गठन हो चुका था दोस्तों, ठीक है। अगर हम हिंदू महासभा से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्वों की अगर बात करें तो इस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में पंडित मदन मोहन मालवीय का जो है प्रमुख योगदान रहा था, और उनके साथ ही लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद आदि नेता ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हिंदू महासभा में दोस्तों, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी ने प्रमुख नेतृत्व किया, उसके बाद लाला लाजपत राय उनके साथ थे, स्वामी श्रद्धानंद ने भी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरान निभाई थी दोस्तों, ठीक है। बाद के समय में जो है इससे डॉक्टर BS मुंजे और BD सावरकर जैसे नेता जो थे वो भी जुड़ते चले गए थे हिंदू महासभा से, ठीक है ना। कौन? डॉक्टर BS मुंजे और BD सावरकर जैसे लोग जो है वो 1915 के बाद धीरे धीरे जुड़ते चले गए थे, ठीक है ना। मालवीय जी, अगर हम हिंदू महासभा के उद्देश्य की अगर बात करें तो मदन मोहन मालवीय ने इस हिंदू महासभा को हिंदुओं में सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति लाने का उद्देश्य बताया। इस हिंदू महासभा के गठन का जो उद्देश्य बताया, मालवीय जी ने कहा कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति लाना जो है इसका उद्देश्य है। फिर बाद में BD सावरकर जब प्रमुख भूमिका में आए तो उन्होंने अखंड भारत का नारा दिया, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। अखंड भारत का नारा BD सावरकर ने दिया था। यहाँ से परीक्षा में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने हिंदू महासभा की चर्चा कर ली है। अब हम एक बार दमन चक्र की अगर बात करें तो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मैंने कहा क्या कि यह बहुत ही व्यापक आंदोलन था, बहुत बड़े स्तर पे चलाया गया, तो प्रेस पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों पे मशीन गन चलाए गए, हवाई जहाज़ों से जो है हमला किया गया, ठीक है। पटना में, भागलपुर में, तालचर में जो है हवाई जहाज़ों से भी गोलियां बरसाई गई थी, बम बरसाए गए थे। विद्रोही गांवों पे, वैसे गांव जो इस आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे, उन गांवों को विद्रोही गांव घोषित कर दिया गया था और उन पे जो है सामूहिक जुर्माना लगा दिया गया था दोस्तों। और यह आंदोलन इतना विभत्स था, इतना बड़ा था कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है पत्र लिखा था चर्चिल को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उनको पत्र लिखा था कि मैं इस समय भारत में 1857 के विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह से जूझ रहा हूँ, लेकिन इसकी इस भयावहता को हमने लोगों से छुपाया है, क्योंकि अगर दुनिया इसे समझ जाएगी तो ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना होगी दोस्तों, ठीक है ना, इसीलिए हमने छुपाया है। और क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा है, उसमें भी कमज़ोर नहीं दिखना है, कमज़ोर भले ही हो लेकिन कमज़ोर दिखना नहीं है, इसलिए भी हमने इसको छुपाया, इस सच्चाई को दुनिया से छुपा के रखा, आपसे छुपा के रखा। यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। अब एक बार संक्षिप्त में अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता की बात करें तो जो सबसे प्रमुख कारण था वो तो यही था कि केंद्रीय संगठन का अभाव था। सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कोई रणनीति का निर्माण करने वाला बड़ा नेता बचा ही नहीं। जो द्वितीय पीढ़ी के नेता थे तो वो भूमिगत रह करके आंदोलन चला रहे थे। सैन्य शक्ति का असंतुलन था कि नत्थी लाठियों, अब गांव के लोगों के पास हथियार थोड़े न था, वो तो लाठियों से लड़ाई करते थे। और अंग्रेज के पास क्या था? रिवॉल्वर था, हवाई जहाज था बम बरसाने के लिए, गोलियां चलाने के लिए, मुखबिर थे, एजेंसियां थी जो खुफिया गुप्त सूचनाएं निकाल करके लाते थे। तो यह भी कहीं न कहीं इस भारत छोड़ो आंदोलन के असफलता का, विफलता का कारण बना, ठीक है। कई प्रमुख शक्तियां जो थी, राजनीतिक शक्तियां थी, उसने भी असहयोग किया। मुस्लिम लीग ने तो खुले रूप से जो है विरोध किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, खतरनाक आंदोलन बताया था, ठीक है ना। उसके बाद जो रियासतों के राजा थे उन्होंने भी सहयोग नहीं किया, कम्युनिस्टों ने सहयोग नहीं किया भारत छोड़ो आंदोलन को, यह इनका जो संयुक्त मोर्चा था इसने सहयोग नहीं किया, तो यह भी आंदोलन को कमज़ोर करने में सहायक बनी, विफलता में का एक कारण बनी। अगर हम इसके विफलता का आकलन करें दोस्तों तो यह पूर्ण राजनीतिक विफलता नहीं था, बल्कि तत्काल दमन के बावजूद इसे दीर्घकालिक नैतिक विजय कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसी आंदोलन ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था दोस्तों। भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था भारत छोड़ो आंदोलन ने। अब अंग्रेज जो थे वो इस बात पे विचार करने लगे थे कि
किस प्रकार से जो है सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक भारत छोड़ो आंदोलन ने ही पहुँचाया था। यह स्थिति अंग्रेजों की भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ही हुई थी दोस्तों। अब अगर इसके महत्व की हम बात करें तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तो हम 1929 से कर रहे थे, ठीक है, लेकिन 1942 में पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार जो है अत्यंत निर्णायक। अब तक क्या था कि संगठन के स्तर पे हम बात कर रहे थे, संवैधानिक तरीके से हम पूर्ण स्वतंत्रता मांग रहे थे, लेकिन इस बार जो है 1942 में आते आते पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग जो है अत्यंत निर्णायक और आक्रामक अवस्था तक पहुंच गई। गांव का बच्चा बच्चा अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं, करो या मरो के नारे लगाने लगा था। इस प्रकार जो डोमिनियन स्टेटस का जो लॉलीपॉप देना चाह रहा था अंग्रेज, इसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया, यह विकल्प यहीं पे खत्म हो गया। नेतृत्व की नई पीढ़ी के बारे में पता चला कि जैसे पहली पीढ़ी ने, जब पहली पीढ़ी को नज़रबंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो दूसरी पीढ़ी के नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने अपने संघर्ष और हिम्मत के दम पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन को भूमिगत रह के जो है अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था और अंग्रेजों को दांतों चने चबाने पे मजबूर कर दिया था दोस्तों, ठीक है ना। 1942 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद 1945 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति तक देश में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी वह लगभग ठप हो चुकी थी, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें 3 पीढ़ियों का संगम एक साथ दिखता है। कैसे दिखता है कि भाई जो स्कूल के छात्र थे वो भी इसमें शामिल थे, जो कॉलेज के छात्र थे, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के छात्र थे वो भी इसमें शामिल थे, और जो अनुभवी राजनेता थे वो भी इसमें शामिल थे। तो इन तीनों के सामूहिक प्रयास से जो है भारत छोड़ो आंदोलन आगे बढ़ी थी और इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जो है बहुत गहरा धक्का पहुंचाया था, बड़ा गहरा चोट पहुंचाया था। अब ये चीज़ स्पष्ट हो गया था कि बिना भारतीयों की सहमति के जो है भारत में रहना मुमकिन नहीं है। इसी समय वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीयों में वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए सर्वस्व त्याग की भावना जागृत की है। भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विद्रोह इससे पहले कभी नहीं हुआ जैसा पिछले 3 वर्षों में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन ने वह परिणाम ला करके दिया, वह कार्य कर दिया जो पिछले 100 वर्षों में नहीं हो पाया था। पिछले 100 वर्षों में जितना अचीवमेंट नहीं मिला था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को, उतनी बड़ी सफलता भारत छोड़ो आंदोलन ने दिला दिया था। यह कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसी समय 1943 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ गया था बंगाल में, सभी बड़े नेता जेल में थे। यह अकाल इतना भयंकर था कि कुछ ही महीनों में 30 लाख से भी अधिक लोग भूख से मर गए तरफ के दोस्तों। ऐसी बुरी हालत थी इस देश की, ठीक है। इससे भी लोग बहुत अधिक गुस्से में थे। सरकार अगर चाहती तो क्या करती? लोगों को अकाल से बचा सकती थी ना, राहत कार्य कर सकती थी, खाद्यान्न की व्यवस्था कर सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि जितने राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता थे जो हल्ला बोल करते, उन सबको तो नज़रबंद करके रखा हुआ था। तो बहुत भयानक जो है लोगों की, मतलब 30 लाख से अधिक लोग जो है बंगाल में इस अकाल के कारण मर गए। यह सबसे भयंकर अकाल था बंगाल का। 1943 ईस्वी का जो अकाल था यह सबसे भयंकर अकाल था दोस्तों। इस प्रकार इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उस सब पे हमने बारी बारी से चर्चा किया है। निश्चित रूप से अगर परीक्षा में भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक से अगर सवाल पूछा जाएगा तो आज के सेशन से बाहर नहीं होगा। पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखिए। निश्चित रूप से परीक्षा में आने वाले हर सवाल का जवाब आज के इस सेशन में आपको मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो फिर नए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जल्दी उपस्थित होते हैं। आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर अवगत करवाएं, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत करवाएं, ताकि हमें आपकी आकांक्षाओं के बारे में पता चलेगा, तो हम और बेहतर करने का आपके लिए प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं। जय हिंद।